ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपकी मुद्दे आपकी राय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा का सच आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी है, व्यवस्था नहीं मिल रही है, सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल रही है, ठंड में बाहर पढ़ने को मजबूर हैं, और तो और जब आते हैं स्कूल तो उनसे सफाई कराई जाती है और उसके साथ साथ 10 रुपए भी मांगे जाते हैं। ये तमाम बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार की नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हैं और भी दूसरी पार्टियों के यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं। दर्शक, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बालकृष्ण। उनकी बात अधूरी रह गई थी गुड़गांव से। जी बताइए अपनी बात। बालकृष्ण, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, सुन रही है मैडम जी बताइए। मैं ये कह रहा था, मिस्टर राजेश कह रहे थे ना कि गुड़गांव में कहाँ संस्कृति स्कूल में, वो बताना चाह रहा था। जी बताइए। जी पूछिए अपना सवाल, क्या कहना चाह रहे थे आप? चलिए, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन यहाँ पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। केंद्र सरकार ने खुद ये स्वीकार किया है, यूनेस्को की भी ये रिपोर्ट आई है कि 51% हरियाणा में जो बच्चे थे स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल से थे, उनमें से प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ चुके हैं। ये पलायन हो रहा है। पंजाब में 46%। क्या वजह है कि लगातार हर साल 10% का इजाफा हो रहा है? जो ये पलायन है, माइग्रेशन है, क्यों इधर बढ़ रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ? इसका जवाब मैं डीपी कौशिक जी से लेना चाहूँगी। देखिए मैम, ये जो चीज़ है, बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, ये तो एक धारणा सी बन चुकी है लोगों की। पिछले सरकारों को जितने भी हम उठा के देखेंगे तो चुटला राज में भी ऐसा ही होता था। उस टाइम तो बल्कि और भी स्कूलों में कम बच्चे होते थे। अब तो सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हैं जिससे और ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में। आज का रिकॉर्ड उठाइए, पहले का रिकॉर्ड उठा के आप देखिए। सुविधाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पलायन हो क्यों रहा है? यूनेस्को का मैंने आपको रिपोर्ट का हवाला दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो अब स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले थोड़े और ज़्यादा बड़े अच्छे हिसाब से बन चुके हैं, उनको थोड़ी अपनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन सरकार भी इस काम के सरकार भी इसके उपलब्ध में कार्य कर रही है। वो भी अपने पीछे सभी मीडिया चैनलों पर और समाचार पत्रों में संस्था द्वारा किया गया सर्वे प्रकाशित हुआ था जी। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, वो उनको गिनती नहीं आती, उनको कोई पढ़ाई नहीं आती, क्योंकि उनको कुछ पढ़ाई नहीं गया। दूसरी बात, प्राइवेट की तरफ आदमी मजबूरी में जा रहा है। जो मध्यम वर्ग का आदमी है वो सोचता है। हरियाणा के साथ समस्या क्या है? हरियाणा दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है। प्राइवेट स्कूल सीबीएसई के एजुकेशन देते हैं, यहाँ हरियाणा बोर्ड की एजुकेशन है। जब वो 12वीं के बाद जाते हैं पीएमटी वगैरह के एग्जाम के लिए, तो सीबीएसई का ही सिलेबस आता है और सीबीएसई के बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। हरियाणा बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको वो सिलेबस पढ़ाया ही नहीं जाता, तो बेचारे कहेंगे कहाँ से? दूसरा नहीं, एक मिनट, उसका दूसरा ये बात कर रहे हैं कि भाई माफिया। मैं आपको बता देता हूँ, गुड़गांव में 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली है पिछले 9 सालों में। ठीक है, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, GD गोयनका, अंसल, MIT यूनिवर्सिटी, और ये जो अपना गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, और ये जो अपना IITM यूनिवर्सिटी। लेकिन कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई। रेवाड़ी में जो एक रीजनल सेंटर था MDU का 25 साल पहले, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन 5 साल तक उससे कोई कॉलेज संबद्ध नहीं होगा। मेवात में कोई यूनिवर्सिटी नहीं सरकारी, फरीदाबाद में कोई यूनिवर्सिटी नहीं सरकारी। जानबूझकर इस तरीके का किया जा रहा है कि आदमी जो भी हो प्राइवेट की तरफ ही जाए, सरकारी शिक्षा का भट्टा बैठा दिया जाए। मैं ये पूछता हूँ कि सबसे पहले अगर जो सरकारी शिक्षा का अगर जो स्तर उठाना है, तो कितने अफसर हैं, कितने अध्यापक हैं जिनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं जहां वो काम करते हैं? वो नहीं करते। सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। यहाँ समस्या उसकी है जो सुदूर गांव में जो 1000, 2000, 5000 रुपए महीने के कमाता है, जिसको पूरा परिवार चलाना होता है, वो किस तरह अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? शहरों में जो 20-30 हजार रुपए कमाता है, 40 हजार रुपए जिसकी तनख्वाह है, वो अपने 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि खर्चा इतना बढ़ गया है। क्योंकि ये सारा माफिया राज है, माफियाओं के हाथ में हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था चली गई है। जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कुलदीप सोनीपत से। कुलदीप, आपको हमारी आवाज मिल रही है? पूछिए अपना सवाल। यस मैम, जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार सर जी। हेलो, हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे हमारी विदेशी भाषाएं हैं, कोई भी भाषा जैसे इंग्लिश है और कुछ है, उस पे तो हम हर चीज के बारे में कि ये होना चाहिए वो होना, लेकिन हमारी जो प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है उसके बारे में कितना हम आज के टाइम पे उसके उत्थान के बारे में क्या सोच रहे हैं? और तो और सब लिस्टें लग चुकी है, लेकिन संस्कृत की लिस्ट PGT की अब तक भी नहीं लगी। क्या उसका हमारा ये मैं तो नहीं बनता कि हम अपने जो प्राचीन देववाणी जिसको बोलते हैं उसके प्रति भी हम बच्चों को जागृत करें?
इसका जवाब कमल यादव जी। देखिए, जो संस्कृत भाषा की बात करी, हम्म बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। और संस्कृत एक हमारी बहुत पुरानी भाषा रही, ऋषि मुनियों के समय से ये भाषा रही है। और जितने भी और भाषाएं हैं, चाहे वो इंग्लिश है, अगर हम इनके बीच पीछे तक हम जाएंगे, इनके मूल रूप में जाएंगे, तो संस्कृत बहुत सी भाषाओं की जननी कहलाती है। और आज संस्कृत हमारे संस्कृति से, और मैं कहूँगा विशेषकर देश से, लुप्त हो गई है। इसको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। विशेषकर सरकार को एक अलग से इसके लिए बिल्कुल एक संस्कृत का एक आयोग स्थापित करें, या इस प्रकार का कोई भी एक मतलब अच्छे सुविधाएं दें, ताकि बच्चे इनमें स्कूलों में जाकर के पढ़ें, और उसके बारे में संस्कृत पढ़ने के क्या फायदे हैं, क्या नहीं है, वो भी लोगों तक बताए जाएं। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था अपने हरियाणा के अंदर तो विशेषकर मैं चाहूँगा कि वो होनी चाहिए। बिल्कुल, सुविधाएं तो होनी चाहिए। यहाँ पे साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। बच्चे जो है कहे जाते हैं देश का भविष्य है, और लेकिन आज जो रिपोर्ट है, सर्वे है, एक गैर सरकारी संस्था है, उसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है सर, और यूनेस्को की जो सर्वे आई है उसमें भी ये बात कही जा रही है कि शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। 5वीं के बच्चे को भी 2 का पहाड़ा नहीं आता है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूँ 2010 में जो थे 36% था, 45% 2012 में हुआ, 2013 में इस तरह से लगातार 50% तक ये आंकड़ा पहुंचता जा रहा है, यानी कि गिरता स्तर जा रहा है। बच्चे जो है उनको सीखने और समझने की क्षमता में कमी आ रही है। तो जब बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत तो ढहेगी। उस चुनौती से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? राजेश यादव जी। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही तय करनी होगी हर स्तर पे, एक अध्यापक से लेकर शिक्षा मंत्री तक। दूसरा कि जो हरियाणा का 30,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट है, कैसे कि भाई दिल्ली के स्कूलों का उदाहरण है, दिल्ली के एमसीडी के जो स्कूल आते हैं उसमें अगर जो रिजल्ट एक परसेंटेज से कम आया तो उसके लिए वहां के अध्यापक और प्रिंसिपल को जवाबदेह माना जाता है। दूसरा कि हम शिक्षा हमारी नींव है, इसमें हम ठेकेदारी नहीं चला सकते। शिक्षा का सबसे जरूरी है कि गेस्ट टीचर को आप चाहे नियमित करिए। दूसरा, अध्यापकों की भर्ती के लिए जो नियम हो वो बहुत सख्त हो, और सिर्फ योग्य व्यक्ति ही शिक्षक। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार तो रोना रोती है बजट का कि बजट हमारे पास है इतना कम, हम क्या करें? हम तो शिक्षकों को गेस्ट टीचर से भर्ती करेंगे। 30,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट है, गेस्ट टीचर को भी तो तनख्वाह दी जाती है जी, और हर चीज के लिए पैसा आता है। सरकार 400 करोड़ 500 करोड़ साल में अपने झूठे जो ऐड होती है अखबारों में, वो ऐड में 500 करोड़ रुपया खर्च कर देती है, तो उसके पास कोई कमी नहीं होती। लेकिन अगर जो शिक्षा, जो सबसे बुनियादी चीज है शिक्षा और स्वास्थ्य है, उसके लिए आप बजट में से पैसा नहीं निकालते 30,000 करोड़ के में से, तो ये इसका मतलब जानबूझ के, मैं बार बार यही कहना है कि अगर जो सरकारी शिक्षा का स्तर ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य का, सरकारी अस्पतालों का ऊंचा रहेगा, तो शिक्षा माफियाओं को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। वो हजारों शिक्षा माफिया पर चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन बहुत देर से हमारे कॉलर इंतजार कर रहे हैं अपनी बात रखने का। कपिल, बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए कपिल। हेलो मैम। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, ये है कि जो सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, इनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और इनका पढ़ाने का क्या फायदा है वहाँ पे? यदि अपने बच्चे नहीं स्कूल में गिरेंगे सरकारी में, तो और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने बच्चे क्यों नहीं वहाँ पे पढ़ाते, ये और बच्चे कैसे पढ़ाएंगे वहाँ पे? चलिए, इसका सवाल का जवाब हम लेंगे। रविंद्र राणा भी जुड़ गए हैं जी, पूछिए अपना सवाल। रविंद्र, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए कौशिक जी, ये जो कॉलर का सवाल था उसका जवाब आपसे लेंगे। देखिए मैम, अब राजेश जी जो बात कह रहे थे कि जैसे दिल्ली में है, वो ही नियम यहाँ पे हरियाणा में लागू होना चाहिए। वो ऑलरेडी यहाँ पे हरियाणा में लागू है। टीचर की जवाबदेही मानी हुई यहाँ पे हरियाणा में की हुई है। दूसरी तो कोई फेल ही नहीं होता सर। देखिए वो जो है वो सबका डिसीजन, सामूहिक डिसीजन है, गवर्नमेंट ने लिया है। आप लोगों की सब राय लेके ही वो 10वीं का डिसीजन हुआ, क्योंकि पहले हमने सुना बहुत सारे लड़कों सुसाइड करते थे। जवाब दीजिए, कॉलर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मैं आपको पहले ही बताऊं भी, ये तो एक लोगों की एक धारणा सी बन चुकी है कि भी हमने प्राइवेट स्कूल में भेजना नहीं, तो अदरवाइज आप देखिए वही MA BEd MSc BEd टीचर वहाँ प्राइवेट स्कूल में होता है, वही सरकारी स्कूल के अंदर होता है। ये तो हमें अपने आप को भी देखना है भी, टीचर को या वहाँ पे भी देखना है। पढ़ाने वाला क्वालिफिकेशन सब की सेम है, लेकिन नजरिया सब चेंज वाला जी जी। हाँ जी, पूछिए रविंद्र अपना सवाल। बनाओ ना ऐसा कि जैसे जो टीचर है वहाँ पे, उस टीचर को या अपने बच्चे वहाँ पे रहते हो और बच्चे भी पढ़ाएगा वहाँ पे वो। जी,
मैडम मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे और ये बच्चे टीचर होते हैं स्कूल में, अपने बच्चों को यदि वहाँ पे एडमिशन देंगे वो, तो और बच्चों को भी पढ़ाएंगे। अब वो अपने बच्चे प्राइवेट में गिर देते हैं, दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे? उनसे वहाँ सफाई करवाते हैं, आप जैसे बोल रहे 10 रुपए लेते हैं, तो अपने बच्चों से भी लेने पड़ेंगे ना उनको। तो उनको पता लगेगा कि कैसे पढ़ाया जाता है। दूसरे बच्चों गरीब है, कोई अमीर, अमीर वाले तो पढ़ा लेते हैं, गरीब वाला कैसे पढ़ाएगा वहाँ पे? तो ये ऐसा कुछ सरकार को करना चाहिए ना हमारी, कि उनके टीचर स्कूल में लगे हुए हैं, उनको उनके बच्चे को तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। देखिए राणा साहब, इसको देखते हुए सरकार ने 25% जो किया है गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए, इसी वजह से किया है। नहीं, आप जहाँ तक पढ़ा आप कॉलर्स आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने बच्चों को इस तरह से स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? यानी कि सुविधा की कमी, आप भी समझते हैं इस बात को? कौन सी सुविधा की कमी है, आप बताइए। मैं आपको एग्जांपल दिया है ना, वही टीचर प्राइवेट स्कूल में है, वही गवर्नमेंट टीचर है, वही क्वालिफिकेशन है हमारे। बल्कि प्राइवेट तो हम आपको रिपोर्ट में दिखाई मैं आपको बता रहा हूँ हमारे, देखिए आपने देखा यहाँ तो सिस्टम पात्रता वो भी रखा हुआ है, वहाँ प्राइवेट स्कूल में कुछ भी नहीं रखा हुआ। राजेश जी कह रहे थे, बोलो टीचर ऐसे ही भर्ती करने देगी, पात्रता जो रखी हुई हरियाणा के अंदर कैसे रखी हुई बताइए? तो इसमें कौन सी नहीं, इसमें क्या चलता है? हाई कोर्ट ने आपके 18,000 शिक्षकों की भर्ती क्यों रद्द करी? अरे सर वो कोर्ट की वो नहीं क्यों करी आप बताइए। ये सिस्टम नहीं आती। प्राइवेट स्कूल्स में स्विमिंग पूल की सुविधा होती है, खेल के मैदान होते हैं, यहाँ तो इमारत ही नहीं है, बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं, आपने खुद देखा। देखिए इतनी बड़ी जो प्राइवेट स्कूल जो पैसा खर्च करते हैं, वो तो आदमी जो करेंगे ना, फैसिलिटी देंगे तो लोग। देखिए मैं आपको पहले बस धारणा बन चुकी है, हम लोगों ने सोच लिया कि कमल जी के बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी वहां पे एक लोगों में नहीं आप, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी मैं कहता हूँ IAS हैं या कितनी भी नौकरी पे, सब सरकारी स्कूलों से निकले हुए हैं, सब सरकारी स्कूलों से निकले हुए हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं शिक्षा व्यवसाय है? व्यवसाय नहीं मैम, देखिए सरकार इसके लिए कार्य करता है, पहले भी बहुत काम कर रहे हैं इसी मामले में। अभी भी सरकार ने स्कूलों को सुधार करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए, मिड डे मील नियम बनाए, मिड डे मील बनाए। चलिए आप राजेश यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का, मैं आपको फर्क बता दिया। एक CBSE की एजुकेशन है जिसके ऊपर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम सारे होते हैं। एक 90% जो बच्चा 12वीं क्लास में हरियाणा बोर्ड से मार्क्स लेके आता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसको वो सिलेबस CBSE वाला बेचारे को कभी पढ़ाया ही नहीं गया। CBSE का वो उससे भी आसान सिलेबस है हरियाणा बोर्ड से, लेकिन वो उसने पढ़ाई नहीं तो वो करेगा कैसे? दूसरी बात जो कह रहे हैं कि जो EWS के 25%, मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, ये बताएं गुड़गांव में हुड्डा सेक्टरों में नो प्रॉफिट नो लेस पे बिल्कुल नाम मात्र की कीमत पे प्राइवेट स्कूलों को स्कूल खोलने की जगह मिली। उसमें बाउंड है कि भाई 25% आपने गरीब बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन एक स्कूल बता दीजिए मुझे जो मॉर्निंग शिफ्ट में गरीब बच्चों को पढ़ाता हो। कुछ स्कूलों ने जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने उस दबाव को झेलने के लिए शाम को 22, 23, 25, 50 झुग्गी वाले बच्चों को पढ़ा देते हैं, फोटो खींच देते हैं, उससे पूरी EWS के बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता। दूसरी बात, आप EWS की बात करते हैं, जो गुड़गांव शहर, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत जैसे शहरों की बात बता रहा हूं मैं खुद गांव से रहता हूं, मैं भुक्तभोगी उस चीज का। गांव के बच्चों को प्राइवेट स्कूल किसी भी के बच्चों को एडमिशन नहीं देते। EWS की तो बात छोटी है, जनरल में मैं अपने खुद को बता रहा हूं, मैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में अपनी बेटी के लिए एडमिशन कराने गया, मेरे को ये कह के एडमिशन देने से मना कर दिया गया कि जी आप कम पढ़े लिखे हैं और आप गांव में रहते हैं, इसलिए हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, हम तो सिर्फ डॉक्टर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, MNC में जॉब करने वाले लोगों के बच्चों को ही एडमिशन देते हैं। और गाँव में आप जाके सर्वे कराइए, इन प्राइवेट स्कूलों में 10-10, 15-15 हज़ार रुपए महीने की फीस लेते हैं, गाँव की जमीन में स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी गांव के बच्चों को ये एडमिशन नहीं देते हैं। मैं राजेश जी, सरकार ने निर्देश दिए हैं, जो भी ऐसा स्कूल है ऐसी कार्रवाई नहीं करता। मैं आपको हर स्कूल की बता रहा हूं, आप एक स्कूल बताइए जिसमें EWS के बच्चे पढ़ते हो। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, काफी देर से हमारे कॉलर इंतजार कर रहे हैं। ओम प्रकाश, रखिए अपना सवाल। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार, आप अपना सवाल रखिए, क्या पूछना मैं तो ये कह रहा हूँ मैडम, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब मैं 1-2 मिनट से कॉलर हूँ, आप ये मोबाइल टावर वालों को फायदा दे रहे हो क्या? हमारी आवाज हमारी दे रहे हो। 4 मिनट हो गए हमें आपसे कॉन्टेक्ट करे हुए जी। आप इस बात को हमारी सुनते नहीं, आप डिबेट में बैठे हुए हो। मैं राजेश यादव जी की बात का समर्थन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद इस बात से सहमत हूँ कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं मेरे बच्चे को शहर में नहीं पढ़ा सका, महंगे में स्कूल में एडमिशन नहीं करा सका, पैसे की वजह से। 4-5 हज़ार रुपये मेरी महीने की इनकम है, 2-2.5 एकड़ मेरे पास जमीन है, और सिर्फ इसी वजह से मेरा बच्चा पिछड़ा हुआ है। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूल्स में वो सुविधा और वो स्तर शिक्षा का नहीं मिल पा रहा है आपके बच्चे को, इसीलिए वो पिछड़ा हुआ है। टीचर हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकार क्यों नहीं उनको फाउंडेशन करती? आप पहले आपके बच्चे को एडमिशन सरकारी में कराइए।
जब ऐसा सत्र है शिक्षा का तो वो जी डीपी कौशिक जी क्या कहेंगे? देखिए सरकार इस बारे में सारे काम कर रही है। पहले भी जितने प्राइवेट स्कूल थे, देखिए छोटे जो स्कूल में उनकी मान्यता रद्द करने के लिए इसी सरकार ने काम किया है। अब जो अच्छे जो स्कूल आ रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट खुद ये अपने दिशा निर्देश में डिसीजन अपने अपने जो कंडीशन है वो अप्लाई करती है। दूसरी बात, जहाँ तक है प्राइवेट स्कूलों की बच्चे जो सरकारी स्कूल में नहीं आ रहे, पिछले सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से इस 9 साल के अंदर जितने सरकारी स्कूलों में बच्चे आए हैं, आप उठा के देख ली रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा अब की बार आए हैं। अब जितनी सरकार ने और अच्छे नियम कानून बनाए उसके हिसाब से बच्चों का आना अभी तय हुआ है, आते हैं बच्चे। और हर स्कूल में मुझे लगता है हर गांव में मैंने जाकर देखा भी, ऐसी बात नहीं है, कंप्यूटर भी वहाँ लोगों को फ्री दिए हर स्कूल के अंदर। और बच्चे अप्रोक्सीमेट 100, 150, 200 हर स्कूल के अंदर बच्चे हैं। और 80,000 अगर टीचर भर्ती किए हैं और मेरे ख्याल से 17,000 गेस्ट टीचर है, तो वो टीचर इसी सरकार ने दिए हैं। वो कहाँ, ऐसा तो नहीं किसी घरों में भेज रखे हैं, वो सब स्कूलों में भेजे हुए हैं। जी भर्ती करने के बावजूद भी काफ़ी लोग गैर हाजिर रहते हैं और जो आते भी हैं उनको उस चीज़ से नहीं रहता कि बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं या नहीं। ये बच्चे सिर्फ एक बता है, बच्चे आ जाते हैं, मिड डे मील खाते हैं और निकल जाते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि बच्चा कितना सीख रहा है। नहीं मैम, टीचरों को हिदायत दी हुई है, तो उनका रिजल्ट मांगा हुआ है। निगरानी तंत्र भी तो होना चाहिए। नहीं, उनको रिजल्ट डिक्लेयर किया होगा, तुम्हारा अगर इससे रिजल्ट नीचे आता तुम्हारा उनका पे स्केल में वो किया हुआ है। गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश दिए हुए इसके मामले में। जी सुनील बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात रखने का। सुनील बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी पूछिए अपना सवाल। ये रेवाड़ी में के पास 2 स्कूल है, एक कतुपुर में और एक रामपुरा में। जी सुनील। हाँ जी, जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही। स्कूल है कतुपुर और रामपुरा, जहाँ पर कतुपुर के अंदर 400 बच्चे हैं और उसमें खेल का मैदान नहीं है और बच्चे के लिए बिल्डिंग मात्र 100 गज के अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है। रामपुरा एक ऐसा जगह है जहाँ पर अपनी कोई स्थान ही नहीं है स्कूल का, और जो बच्चे पढ़ते हैं वो धर्मशाला में पढ़ते हैं, जबकि यहाँ से सेंट्रल मंत्री बन चुके हैं और उनका गांव है, लेकिन आज तक प्राइमरी स्कूल को आज तक जगह नहीं मिल पाई है और वो धर्मशाला में चल रहा, और बच्चे भी टाट पट्टी में बैठते हैं। कमल यादव जी क्या कहेंगे? देखिए कहना क्या, सीधा सरकार के निकम्मापन हर एक दर्शक आपके चैनल के माध्यम से बता रहा है और बिल्कुल खुल करके बता रहा है कि क्या इस सरकार ने कारगुजारियां की है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। और आप यही नहीं, आप इस हरियाणा की जनता के किसी भी व्यक्ति से किसी भी गांव में जाकर के सरकारी स्कूल के बारे में पूछेंगे तो उसका जवाब सेम इसी प्रकार से होगा। अभी मेरे साथी डीपी कौशिक जी कह रहे थे कि स्कूलों में टीचर्स के बारे में कि भाई सेम ग्रेड है, सेम टीचर्स प्राइवेट स्कूल में, सेम गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिफिकेशन सेम है। मैं वही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सेम होगी, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन सरकारी स्कूलों में आज भी जवाबदेही तय नहीं है। उनका बिल्कुल किसी प्रकार का डर और खौफ नहीं है। जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, उनका किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। उनका दबाव क्यों नहीं है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खुद के गृह जिले के ज्यादातर टीचर्स लगाए हुए हैं, खुद के अपने रिश्तेदारों में से हैं, कोई किसी प्रकार से कोई दबाव बना देता है, कोई किसी प्रकार से है, तो जवाबदेही तय नहीं है उनकी। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री का कोई रिश्तेदार पात्रता के आधार पे तो अगर लिया ही नहीं है, नहीं अगर पात्रता के आधार पे हो तो ये सारे मामले कोर्ट में ना जाए, कोर्ट मान्य जितनी हमारी अदालतें हैं उन पे कोई इस प्रकार के फैसले ना दे। अभी आपके सामने कितने फैसले आए हैं, 18,000 टीचर्स की भर्ती अभी पीछे कैंसिल की, इस प्रकार के कई पीछे आपके बीच में आए हैं। तो और मैं अगर स्कूलों की बात करूं, व्यवस्थाओं की बात करूं, मेरे अपने हलके में टीकली गांव में मैं भी पीछे भी गया था, स्कूल में क्रिकेट की प्रतियोगिता थी। आज भी आप वहां जाकर के देखेंगे, कौशिक जी आप जाकर के विजिट कर सकते हैं, खबरें अभी तक की टीम जाकर के विजिट कर सकती है। स्कूल के पीछे ग्राउंड को खत्म कर दिया गया और वहां पर कमरों का बनाने का एक प्रोग्राम शुरू किया गया। 10 कमरों की बुनियाद वहां पे भरी गई है, ना उसके ऊपर छत है, ना लेंटर है, ना प्लास्टर हुआ है। और जब मैंने पूछा कि भाई किस प्रकार से रुका हुआ है काम, तो सबने कहा कि इतने ही पैसे आए थे, इतने में इतने दीवार खड़ी हो पाई। तो इस प्रकार की प्रत्येक गांव के स्कूलों में पैसे आए थे, इतना ही हो पाएगा, आधा अधूरा काम। डीपी कौशिक जी तो इतने ही, आप ये मैं उदाहरण दे रहा हूं और ये मैं झूठ नहीं, आप मेरे साथ अभी तुरंत उस स्कूल में जाकर के देख सकते हैं। हमारे विधायक हैं, सुविधाएं नहीं होने से प्रतिभाएं कैसे खिलकर सामने आएंगी? कौशिक जी मैम, तो ये जो बात कर रहे हो स्कूल की, इतने ही पैसे आए थे, ये बात मैं शायद नहीं मानता इस बात को। अगर कुछ
प्रॉब्लम रही है स्कूल के अंदर तो वो दोबारा भी मिल सकते थे। अब तो इनके विधायक भी कमरों को विधायक भी हमारे कांग्रेस के एमपी साहब भी यहीं थे, वो पढ़े हैं, एज इट इज वो पढ़े हैं। आपका अपना विधायक है उस क्षेत्र में, चलिए साहब भी आपके चलिए विधायक आप कमल आप यादव जी कराइए, की बात नहीं बताइए। मानेंगे, आप नहीं यूनेस्को के हमारे सर्वे एमपी की साहब भी बात- आपके अलायंस में है ना, तो उनसे भी पूछिए ना। जी, अभी एमपी साहब की तो बात छोड़िए, एमपी साहब तो जब आएंगे जब पूछ लेंगे, पहले आप विधायक की क्षेत्र विधायक की बताइए, नहीं, अगर सरकार आप की कुछ- बताइए। वो- देखिए कुछ देखिए फंड कौशिक वहाँ जी, पे- कौशिक जी और ये सुनिए। सरकार, आप जो ये एमपी साहब जितने की भी- बात कह रहे हैं, ये जितने भी जी, लोग एक-एक हुए बात हैं, ये करिए। हरियाणा सरकार एक के अंडर आते राज्य हैं, में एमपी के अंडर नहीं राज्य आते। में शिक्षा देने का काम मुख्यमंत्री का होता है, सांसद का नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, आप पात्रता की बात कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती बोर्ड है, जो हरियाणा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो किसके तहत आता है? सांसद के तहत या मुख्यमंत्री के तहत? मुख्यमंत्री के तहत। अब दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि पात्रता परीक्षा है, तो जो माननीय हाईकोर्ट जो भर्ती रद्द हुई है वो ये हुई है कि मेरी जगह परीक्षा किसी और ने दी और उसकी जगह भर्ती मैं हुआ। पीटीआई के मामले में ये हुआ, आज मैंने रिटर्न टेस्ट दिया, मैं रिटर्न टेस्ट में फेल हो गया, मेरे को भर्ती कर लिया गया, 2 साल बाद मेरा रिटर्न टेस्ट क्लियर हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी धांधली हो रही है। अगर जो सरकार की मंशा सही में सभी वर्गों को शिक्षा देने की हो, सबसे पहला तो यह है कि अध्यापकों के बच्चे खुद उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं। दूसरा, उसका जिला शिक्षा अधिकारी जो है उसके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े जहां का वो जिला शिक्षा अधिकारी है। तीसरी बात कि एक शिक्षक भर्ती बोर्ड का अलग से गठन हो, जिसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो भर्ती। और जब योग्य शिक्षक पढ़ाने, पहले भी ये बहुत से योग्य शिक्षक हैं हरियाणा में, ऐसा नहीं है, हम लोग भी पढ़ते थे, जिनकी ये बात कर रहे हैं आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो शिक्षक भी योग्यता के आधार पर भर्ती सरकारी होते थे। स्कूलों से इन निकले 2 हुए सालों सरकारी। में जितनी धांधलियां हुई हैं शिक्षा में भर्ती के नाम पे, इतनी अरे सर, हरियाणा में कभी नहीं हुई। धांधली तो- आप उसका, अगर जो पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं, अगर जो पात्रता परीक्षा के हिसाब से शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं, तो क्या कारण है कि 5वीं क्लास के बच्चे को 2 का पहाड़ा नहीं आता? जी, शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है? आप मिड डे मील की बात कर रहे हैं, आप फ्री बुक्स की बात कर रहे हैं, आप साइकिल भी दे रहे हैं और फ्री ड्रेस भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यानी लालच तो आप दे रहे हैं, बच्चे आ जा रहे हैं, एडमिशंस का ग्राफ बढ़ रहा है। यूनेस्को ने भी कहा कि जो ग्राफ है एडमिशंस का वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो समझने की और सीखने की क्षमता है, यानी कि जो बुनियादी शिक्षा स्तर है, उसमें सुधार में तेजी नहीं आई है, लगातार स्तर गिरता जा रहा है। चुनौती बड़ी। जहाँ तक धांधली का सवाल है, वो तो सर धांधली वाले अंदर है मैडम, मैं उनके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन हमारी सरकार ने 9 साल में कोई भी धांधलेबाजी शिक्षा के मामले में नहीं की और नहीं, 18,000 तो ठीक है, किए हुए वो हुए ये हैं। ये मैं आपको हाईकोर्ट में हुआ, ये बताता तो हूं। देखिए latest सर, है। देखिए पात्रता की वजह से नहीं हुआ। अगर आप लोग गलती देखिए, एक मिनट, सरकार ने कौशिक जी, सरकार ये कौशिक देखिए, जी को अपनी बात रखने सर, दीजिए, फिर एक आप मिनट अपना कमल जी, बात कीजिए। एक मिनट कमल जी, फैसला जी, आया आपको कोर्ट सुनिए मौका सुनिए दूंगी। सुनिए, उसमें यादव जी, कमल यादव जी, मैं आपको मौका दूंगी। पढ़ लीजिए। जी, कमल यादव जी, मैं आपको मौका दूंगी अपनी उसमें बात यही रखना, कहा उनकी बात है सुन कि लीजिए। गलत जी। परीक्षा किसी गलत स्थान पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ये सरकार तो नहीं कहती ऐसा काम करने के लिए। अगर भी परीक्षा किसी लेने मुख्यमंत्री ने वाले आदमी कौन? बैठा दिया, नुमाइंदे नहीं, नहीं, परीक्षा गलत लेने allegation वाले। है। परीक्षा कौन लेता अरे ये गलत एलिगेशन है, ये एलिगेशन गलत है। देखिए नहीं, इतनी allegation बड़ी- जो है, हाईकोर्ट ने रद्द किया प्रूव हो भर्ती को चुका इस बात है, पे। ये हाईकोर्ट के अंदर प्रूव हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर कोई हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हम सारे, अगर कोई एक आदमी गलत कहा दे तो ये थोड़ी है सरकार है उसको गलत करवा रही है। कौन करवा रहा है? पात्रता सर- परीक्षा लेता कौन है? आप कैसी बात कर रहे हैं कौशिक जी? अरे सर, अब जब पात्रता को उसको वो लेने वाला कौन होता है? अरे सर, वो भर्ती करने वाला कौन होता है? जी, हालात पे बात करनी है, अभी राजनीति नहीं देखिए, करनी है यहाँ ये- पर। कौशिक जी, चलिए तथ्यों इन बातों के को हिसाब छोड़ से देते बात हैं। हो जी तो बिल्कुल मैडम ज़्यादा अच्छा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, यहाँ पर आंकड़ों की बात कर लेते हैं, जो कि सर एक रिपोर्ट आई थी गैर संस्था की, और केंद्र सरकार ने भी शीर्ष अदालत में स्वीकार किया है कि 45% गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों के लिए टॉयलेट्स तक की सुविधा नहीं है। और कौन सी सुविधा की बात आप कर रहे थे कौशिक जी? जी कौशिक जी, आपसे इस सवाल का जवाब। ऐसा तो हाँ, मेरे ख्याल से कोई स्कूल में अगर रह भी गया होता है, ऐसी बात तो नहीं है कि वहाँ उस स्कूल के अंदर शिक्षा मंत्री हमारी हर स्कूल के अंदर हो जाती है आज की डेट में। तो हर देखिए, जितना भी मैं कहता हूँ, आप आंकड़े भी उठा के देखेंगे मैडम। जी, रोहतक के कलानौर की तो आपने देख ही ली थी, और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा सांसद भी हैं। जब आप रोहतक की घटना इस तरीके से देख सकते हैं हालात, तो और दूसरे गांव की तो हालात फिर बयां करने की जरूरत ही नहीं है, खुद भी समझ में आ जाती है। स्कूल में किसी, देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हो मैडम, स्कूल के अंदर जो होता है, कुछ गांव की परेशानियां होती हैं, कुछ इस तरह के मामले हो जाते हैं जिस वजह से कुछ ग्रांट रुक जाता है वहाँ पे। अदरवाइज देखिए, सब स्कूलों के अंदर अपग्रेडेशन के बाद में मोस्टली सारे स्कूलों के अंदर पैसा ग्रांट गा हुआ है। अब वो ग्रांट क्यों नहीं लग पाता या क्या क्या वजह है, ये सिस्टम के अंदर थोड़ी कमी है। इसमें मैं मानता हूँ कि लोगों के वहाँ पे जो पैसा जाता है वो टाइम पर नहीं लग पाता, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सरकार की तरफ से हर स्कूल के अंदर ग्रांट गया हुआ है। चलिए, समय की कमी है, सबसे प्रतिक्रिया लेते हैं। राजेश यादव जी, ये जो चुनौती है, इससे निपटा कैसे जा सकता है, आप ये बताइए। देखिए, बिल्कुल ये है कि
कि सबसे पहले जो ग्रांट की बात करी जा रही है, ग्रांट कागजों में लगती है, लेकिन उस ग्रांट में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी ये महोदय कह रहे थे कि बजट की कमी है, अभी ये इन्होंने खुद मान लिया, ग्रांट सारी जाती है। दूसरा, सबसे पहले एक शिक्षक भर्ती बोर्ड बने हरियाणा में, जिसमें पारदर्शिता, बिल्कुल 100% पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो। दूसरा, टीचर के बच्चे और बीडीओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है उसके बच्चे वहां के सरकारी स्कूलों में पढ़े। सरकारी स्कूलों का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलग से बोर्ड बने। वो बोर्ड वो सिर्फ जो हरियाणा के स्कूलों का जो विकास है भवनों का वही करे, और जो प्राइवेट जो स्कूल शिक्षा माफिया है उन पे लगाम लगाई जाए। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाए ताकि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ हो और लोग लूटने से बच सके। लोग अपनी कमाई का 80% हिस्सा। जी, आपको मौका मिल गया है, वक्त की कमी है, आप इस बात को समझिए। कमल यादव जी, जो बुनियादी ढांचे हैं उस शिक्षा तंत्र की, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है, इसीलिए आज हम बड़ी चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे थे। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए? देखिए, जो बुनियादी सुविधाओं की बात करी है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी पैसा आता है उसके ऊपर एक चेक बैक होना चाहिए कि जिस काम के लिए वो पैसा है वो लगा है या नहीं लगा, और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट पहले वहाँ के लोकल एक कमेटी बनानी चाहिए गांव स्तर पर, अगर वो गांव के किसी स्कूल में आता है, और वो कमेटी, वहाँ की जो लोकल कमेटी है वो रिपोर्टिंग करे, ना कि जो गुड़गांव के अंदर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर बैठे हुए बनी हुई कमेटियां, बनी हुई कमेटी, कोई कमेटी नहीं बनी, सब कोई कमेटी। मैं अपने गांव से आता हूँ, मुझे पता है, मैं गांव से आता हूँ, मैं किसी बहुत बड़े उससे नहीं, मैं गांव से आता हूँ, मेरा अपना गांव है, मुझे सारा पता है कि कितनी कमेटियां बनी है, क्या काम कर रही है। कोई कमेटी नहीं बनी, ये कमेटियां बने, इन पे चेक बैक हो और एक जवाबदेही तय हो कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए काम होने का, कि इस काम का ये टाइम है, इतने इतने कमरे बनने, इतने टाइम फ्रेम के अंदर होने चाहिए। जो ठेकेदार है उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो काम करता है कि किस प्रकार का, किस क्वालिटी वर्क कर रहा है, और उसकी मेंटेनेंस का भी 5 साल तक कम से कम उसकी मेंटेनेंस करने का भी काम उसी को देना चाहिए, तब उसको पैसा मिलना चाहिए। उसका जवाबदेही होनी चाहिए, निगरानी तंत्र भी होना चाहिए सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक यही निकल के आता है, मिड डे मील दी जा रही है, फ्री बुक्स दिए जा रहे हैं, साइकिल का लालच, हर तरीके का लालच जो है सरकार दे रही है, योजनाएं बनाई जा रही है, उसके बावजूद भी बच्चों जो है सीखने का स्तर उनमें कम हो रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, क्षमता में कमी आ रही है। वजह बड़ी ये है कि कहीं ना कहीं शिक्षा तंत्र में सुधार की ज़रूरत है, जो पुराना ढांचा है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, नयापन की ज़रूरत है। साथ ही साथ ट्रेंड जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि यूनेस्को ने कहा है कि जो अनट्रेन्ड टीचर्स हैं उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं आगे वाली जो जनरेशन है उसको भी भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।